अगर हम न्यू को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ एच भी कांस्टेंट है, फाई जीरो भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। ये कब चेंज होगा? जब आप इमीटर का मटेरियल चेंज करोगे तभी फाई जीरो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। लेकिन एच जो है वो भी कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अगर ये आप इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ये आप डिक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। यही आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। देखो क्या, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फाई जीरो इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन इमीटर, हेंस इफ द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज डिक्रीज्ड, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons also decreases till it becomes zero for a certain frequency nu zero। वो तब तक डिक्रीज होती जाएगी जब तक वो जीरो नहीं हो जाता, फॉर सर्टेन फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो। देयरफॉर फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी अभी जीरो हो गई क्योंकि ये डिक्रीज होते 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 कितना बनी? जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू क्या बनेगा? एच न्यू जीरो बनेगा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, माइनस फाई जीरो। तो ये फाई जीरो क्या आएगा? ये एच न्यू जीरो इधर शिफ्ट किया तो माइनस बनेगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, फाई जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा? एच न्यू जीरो। ऑलरेडी मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया है, आया समझ में? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो हम डिनोट करते हैं न्यू जीरो से। सो दिस शोज दैट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द वर्क फंक्शन। इसका मतलब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे ही वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा। ओके, ऑफ द मेटल एंड हेंस इट हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट मेटल। ये आप लोग याद रखो, जो फाई जीरो होता है मैंने आपको क्या बोला? इट इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर इमीटर। हर एक डिफरेंट मेटल के लिए जो फाई जीरो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। अगर आप मेटल चेंज करते हो इमीटर का तो फाई जीरो भी चेंज होगा। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई जीरो, काइनेटिक आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हाफ एम वी स्क्वायर पुट करो, एच न्यू माइनस फाई जीरो। तो यहाँ पे फाई जीरो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है, एच न्यू है एनर्जी ऑफ फोटोन जो हम इंसिडेंट कर रहे रेडिएशन। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है? देखो इक्वेशन 2 से कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस पे डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो मोशन डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। आया समझ में? इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, ये तो मास कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज होगी? फ्रीक्वेंसी की वजह से। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट it depends on the frequency and not on the intensity of the radiation। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलने हैं ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब जो इमीटर होता है, जो मेटल हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। समझ लो, ठीक है? सो यहाँ पे हमें लिखना है दस बोथ द टर्म्स ऑन RHS ऑफ इक्वेशन 2 डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। हेंस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने निकलने हैं ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी उसके फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी। However, since phi 0 and h are constant, the maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency। Kinetic energy क्या करती है? It is directly proportional to the frequency। Okay, that is very very important। So ये दो characteristics 3 मार्क्स के लिए उन्होंने पूछी है। एंड आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखो, उसके ऊपर से ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। आया समझ में? बहुत सिंपल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया है, वही एक्सपेरिमेंट आपको अभी अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन लिखोगे। इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, क्वार्ट्ज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ क्वार्ट्ज विंडो, देन 2 टर्मिनल्स, वन इज इमीटर, वन इज कलेक्टर। ओके, उसके बाद इसको जो कम्यूटेटर कनेक्ट किया है, फॉर कलेक्टर वी आर गिविंग द पॉजिटिव पोटेंशियल। कभी कभी इसको निगेटिव पोटेंशियल भी होता है। पॉजिटिव पोटेंशियल एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, निगेटिव पोटेंशियल रिटार्ड द इलेक्ट्रॉन,
ऐसे आप लोग इसको लिखोगे अपनी लैंग्वेज में। देखो कैसे लिखना है। पहले, अ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विथ क्वार्ट्ज विंडो। ओके, द ग्लास ट्यूब कंटेन्स फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट कॉल्ड एज इमीटर। वन इज द इमीटर ई एंड अनदर प्लेट इज द कलेक्टर। फिर डायग्राम बहुत अच्छे से निकालो, डायग्राम को अच्छे मार्क्स रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, द इमीटर एंड कलेक्टर आर कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स। इनको वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया है, हुज वोल्टेज कैन बी चेंज, एंड टू एन एमीटर टू मेजर द करंट इन द सर्किट। एमीटर कनेक्ट किया है, वोल्टेज वोल्टमीटर कनेक्ट किया है करंट सर्किट मेजर करने के लिए। अ पोटेंशियल डिफरेंस V एज मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर इज मेंटेन्ड। यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट किया है बिटवीन द इमीटर एंड कलेक्टर। जनरली C जनरली क्या होता है, कौन से पोटेंशियल पे होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे। मैंने आपको बोला है इज एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द इमीटर। इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है विथ द कैथोड। दिस पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी वैरिड एंड C कैन इवन बी एट नेगेटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू E। इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल को भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको करंट जीरो करना है तो आप उसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दो ताकि आपका करंट जीरो बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या एक्सप्लेन करना है। व्हेन द एनोड पोटेंशियल V इज पॉजिटिव इट एक्सेलरेट्स द इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला, अगर एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, मतलब उसकी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वो एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। उसको कहा जाता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एंड व्हेन द एनोड पोटेंशियल इज निगेटिव, जब उसका पोटेंशियल निगेटिव रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिटार्ड करेगा, मतलब दूर भेजेगा, रिपेल करेगा। इट रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस पोटेंशियल इज नोन एज रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये दो पॉइंट यहाँ पे। और ये निगेटिव पोटेंशियल हम कब देते हैं, जब हमें फोटो करंट जीरो करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन भी हमने इसके पहले स्टडी की है। उसके बाद, अ सोर्स एस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सफिशियंटली हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेवलेंथ इज लेस देन और इक्वल टू 10⁻⁷ मीटर। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वेवलेंथ ऑब्वियसली शॉर्ट होगी, इज यूज्ड। ओके, ऐसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसका बस एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको एक्सप्लेन करना था, वर्किंग नहीं। ओके, वर्किंग आपको 4 मार्क्स में पूछा है। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ऑलरेडी 3 डेफिनेशन हमने लर्न की है, वही 3 डेफिनेशन अभी उन्होंने 3 मार्क्स के लिए पूछी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, स्टॉपिंग पोटेंशियल की एंड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन की। तीनों की तीनों डेफिनेशन हमने लर्न की है, वही अभी आपको एक ही क्वेश्चन में लिखनी है। The phenomenon of emission of electron from a metal surface when radiation of appropriate frequency is incident on it known as photoelectric effect. उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने क्या बोला, जो कलेक्टर को हम लोग निगेटिव पोटेंशियल देते हैं, सो पर्टिकुलर पोटेंशियल पे फोटो करंट क्या होता है, जीरो होता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफ इंक्रीजिंगली नेगेटिव पोटेंशियल वेर अप्लाइड टू द कलेक्टर इन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फोटो करंट डिक्रीजेस and for some typical value -V0 photo current becomes 0. This value V0 is termed as a cutoff or stopping potential. उसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन बोला है, मतलब जो स्टॉपिंग जो मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डिटैच करने के लिए लगती है, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से पुल आउट करने के लिए लगती है, उसको हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। φ0 इज इक्वल टू hν0 जिसकी इक्वेशन है। The minimum amount of energy required to be provided to an electron to pull it out of the metal from the surface, सिर्फ निकालने के लिए, उसको फ्लो करने के लिए नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए, पुल इट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ओके, तो ये तीनों डेफिनेशन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछी है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है डी ब्रो हाइपोथेसिस पे। कैलकुलेट द डी ब्रो वेवलेंथ ऑफ bullet moving with speed 90 मीटर पर सेकेंड एंड हैविंग अ मास 5 ग्राम। सो V दिया है कितना, 90 मीटर पर सेकेंड एंड मास दिया है 5 ग्राम। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय m इंटू वी। सो m इंटू वी मतलब h कितना होता है 6.63, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी 10⁻34। m है 5 इंटू 90, v कितना दिया है 19, सो 90 से मल्टीप्लाई करो। सो इसको डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलता है 1.473 इंटू 10⁻36। ओके,
यहाँ पे आंसर जो है वो आपको बाय यूजिंग लॉग टेबल कैलकुलेट करना है। अगर नहीं आता तो लॉग टेबल के मेरे वीडियोस देखो, ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सीरीज़ बनाई है लॉग टेबल की, वो देखो उसमें मैं, और उससे आपको लोग प्रैक्टिस करो, खुद सॉल्व करके देखो, आपको आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी एक न्यूमेरिकल ही पूछा है। द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2 × 10 1.6 × 10⁻19 जूल बनेगा। इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद 3.2 × 10⁻19 जूल बनेगा। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, हमें क्या निकालना है, न्यू एंड लैम्बडा। सो E इज इक्वल टू एच न्यू, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, एंड लैम्बडा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई न्यू, ये फॉर्मूला यूज करेंगे वेवलेंथ निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। E इज इक्वल टू एच न्यू है, सो न्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, E डिवाइड बाई एच बनेगा। E कितना है, 3.2 × 10⁻19, एंड H की वैल्यू कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34। इसको सॉल्व करो, ये 10⁻34 ऊपर जाके +34 बनेगा, इसमें से +-19 किया तो 15 बनेगा। 3.2 डिवाइड बाय 6.63, इसके लिए आपको लॉग टेबल यूज करना है। यहाँ पे लॉग टेबल का भी उन्होंने कैलकुलेशन देके रखा है। लॉग 3.2 प्लस लॉग 10⁻15, ऊपर के मल्टीप्लीकेशन है तो उनको प्लस करेंगे, माइनस लॉग 6.63। इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0, 32 का 0 में 5051, 15 आगे मल्टीप्लाई होगा, लॉग 10 1 होता है तो ये 15 रहेगा, माइनस इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 0, 66 का 3 में 0.8215 होता है। इनकी एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, 14.6836 आएगा। एंड देन इसका एंटी लॉग देखो, अब यहाँ पे एंटी लॉग आप किसका देखोगे, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है 0.68 का 3 और 6 में, तो वो आता है 4.826, और ये 14 जो है हमने 10⁻14 लिखा हर्ट्ज में। ठीक है, ये मिला आपको क्या, फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ निकालनी है, लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। सी क्या होता है, 3 × 10⁸, न्यू क्या होता है 4.826 × 10⁻14। तो इसका भी लॉग टेबल का यूज करके ही करना है। अब ये 10⁻14 एंड ये 8 साइड में ले लो, उसको -6 आएगा, -14 + 8 -6। उसके बाद इसका लॉग टेबल में देखो, log 3 माइनस log 4.826, यहाँ 3 का 0.4771 आएगा, इसका 0.6836 आएगा। सेम उसी तरह दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, -1.7935 × 10⁻6 आएगा। इसका एंटी लॉग देखा तो 0.6216 आएगा। अगर ये 4 डिजिट इधर शिफ्ट किया तो ये -6 का -10 बनेगा, तो 6216 एंगस्ट्रॉम, -10 मीटर मतलब क्या, एंगस्ट्रॉम होता है, तो वो एंगस्ट्रॉम में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ऐसे इसका कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन, वो भी इसी के ऊपर न्यूमेरिकल ही दिया है। वर्क फंक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा है उन्होंने। द वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 × 10⁻15 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन इट, कैलकुलेट द इंसिडेंट वेवलेंथ, विल फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर्स और नॉट। फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तभी होता है। देखते हैं, 50 दिया है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 3.1 × 1.6 × 10⁻19 जूल। न्यू दिया है 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। हमें क्या निकालना है, इंसिडेंट वेवलेंथ, मतलब लैम्बडा 0 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, विल द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले लैम्बडा 0 निकालते हैं, HC अपॉन 50। देखो 50 देखो कैसे बना, 50 इज इक्वल टू क्या होता है, H न्यू 0, तो दैट इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा 0 आएगा 50। तो हमें क्या चाहिए, लैम्बडा 0 चाहिए, तो लैम्बडा 0 इधर शिफ्ट किया, HC अपॉन 50, ऐसे वो फॉर्मूला बना। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूलेज है, उनको ही मॉडिफाई करके उन्होंने दिया है। लैम्बडा 0 H की वैल्यू पुट करो 6.63 × 10⁻34। बहुत सारे केसेस में तो यही फॉर्मूला यूज हुआ है, E इज इक्वल टू H न्यू, 50 इज इक्वल टू H न्यू 0, एंड ये फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड पूरा चैप्टर है। 6.63 × 10⁻34 इंटू 3 × 10⁸, 50 की वैल्यू वो पुट करो। यहाँ सभी 10 की पावर एक जगह ले लो, -34 + 8, ये -19 ऊपर जाके +19 बनेगा, ऐसे आपको मिलता है -7। और ये 6.63 डिवाइड इंटू 3 डिवाइड बाई 3.1 इंटू 1.6, इसके लिए हम लोग लॉग टेबल यूज करेंगे। लॉग टेबल में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ एडिशन होगी लॉग की, डिवाइड बाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
तो इसका लॉग में 0. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट के पहले एक डिजिट है, मतलब 0 पॉइंट आएगा, 0.8215। यहाँ 0.477, क्योंकि पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है। यहाँ पे भी 0 ही आएगा, पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है। यहाँ पे पॉइंट के पहले एक डिजिट है, 0। सबका कैरेक्टरिस्टिक 0, उनका लॉग देखो, ठीक है। तो अभी इन दोनों की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको ये आंसर मिलता है। ये अगर आपका इसका एंटी लॉग देखोगे तो आपको मिलेगा 4.010। यहाँ 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, इंटू 10⁻⁻7 वैसे ही कैरी होगा। 3 डिजिट आगे शिफ्ट करो तो ये 10⁻10 बनेगा। 10⁻10 मतलब एंगस्ट्रॉम। तो 4010 ये आपको लैम्बडा 0 मिला, इंसिडेंट वेवलेंथ मिली, ठीक है। नेक्स्ट देखो लैम्बडा निकालना है। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1 × 10⁻15 सी बाई न्यू, सी और ये न्यू। तो ये आएगा 3 इंटू ये +15 ऊपर जाके -15 तो -7 बनेगा। तो 3 इंटू, अभी देखो यहाँ 3 डिजिट हमें शिफ्ट करना है, मतलब ये कितना बनेगा 3000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि यहाँ -10 चाहिए था ना, तो हमने 3 डिजिट मतलब 3 0 बढ़ा दिए, तो ये बनेगा 3000 एंगस्ट्रॉम। तो देखो वो कितना आया था अपना पहला 4010, लैम्बडा 0 कितना है 4010 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो इससे छोटा आ रहा है। हमने क्या बोला है कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होना चाहिए, बट ये तो इससे छोटा आ रहा है। लैम्बडा इज लेस देन लैम्बडा 0, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल ऑकर। देखो एक बात आप समझ लो, न्यू एंड लैम्बडा, अभी आप लोग बोलोगे कि मैम ये तो ज्यादा छोटा है फिर भी इमिशन ऑकर कैसे बोल रहे हैं। देखो इधर ध्यान दो, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, राइट ना। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ये दोनों जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से। तो लैम्बडा अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, लैम्बडा अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। इसका मतलब जो वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी है, दैट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, एंड लैम्बडा शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होना चाहिए। समझ में आया, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो लैम्बडा शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा। क्योंकि वेवलेंथ मतलब क्या होती है, वेवलेंथ जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम, एंड वेवलेंथ जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा। क्योंकि देखो ये वेव होती है, वेवलेंथ मतलब क्या, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, और ये जितना कम रहेगा उतनी नंबर ऑफ वेव्स पास होगी, मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड। ये जितना छोटा रहेगा उतनी ज्यादा वेव्स पास होगी, मतलब उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। इसीलिए ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू 0, बट लैम्बडा शुड बी लेस देन लैम्बडा 0। तो यहाँ लैम्बडा शुड बी लेस देन लैम्बडा 0 है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल ऑकर। मिशन नहीं, यहाँ इमिशन होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल ऑकर। ओके, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। तो बच्चों ये थे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में तो ऑलरेडी 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कंबाइन करके पूछे हैं। देखो क्या, सबसे पहले तो उन्होंने पूछा है विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑलरेडी ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, अभी वापस में पढ़ के नहीं बताती, वही एक्सप्लेनेशन दिया है कि ग्लास ट्यूब है, क्वार्ट्ज ट्यूब है, कलेक्टर है, इमीटर है, कम्यूटेटर है, वोल्टेज सोर्स, वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स लगाई, इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव पोटेंशियल, वही वापस सब उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, रिटार्डिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हेंस डिस्कस एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की, किसका, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करके, ऑलरेडी हो चुका है। तो ये 2 क्वेश्चंस को उन्होंने कंबाइन करके पूछा है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस 50 कांस्टेंट। तो इट डिपेंड्स ऑन न्यू डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, इट बिकम्स 0 एट सर्टन फ्रीक्वेंसी, न्यू 0, सो 50 इज इक्वल टू h न्यू 0। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स वही, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। वही कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन करने। तो ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, वो 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन में से पूछा है। ठीक है, तो हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक्सप्लेन ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी सभी कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करने के लिए बोली है ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत सिंपल है, देखो ऑलरेडी 2 तो हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब हम लोग उसके आगे की देखते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। पहली कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हमने देखी है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिख लो पहले, h nu माइनस फाई जीरो। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, phi is a constant for a given emitter, hence the frequency nu of the incident radiation is decreased. The maximum kinetic energy also decreases till it becomes zero of certain frequency. So zero is equal to क्या रहेगा, h nu zero minus phi zero is equal to h nu zero. This shows that threshold frequency is related to the work function of the metal and hence it has different value for different. ये जो है ना, ये स्टेटमेंट आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में ये कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड हेंस इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। उसके बाद आइंस्टाइन इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर, ऑलरेडी देखा हमने, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। एच न्यू जीरो मतलब फाई जीरो, ई माइनस ई जीरो, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ई माइनस फाई जीरो। ओके, ये रहेगा काइनेटिक एनर्जी। इसमें एच कॉमन निकाल लो तो आएगा न्यू माइनस न्यू जीरो। तो अब देखो ये जो वैल्यू है इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करती है। सबसे पहले देखो, मान लो ये न्यू छोटा है, न्यू जीरो बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो आपका आंसर निगेटिव आएगा, ये छोटा एंड ये बड़ा रहेगा तो आपका आंसर निगेटिव आएगा। जो पॉसिबल है क्या काइनेटिक एनर्जी निगेटिव आती है क्या, नेवर। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। सो पहली केस, इफ nu is less than nu zero, then kinetic energy is negative, which is not possible. In this case, photoelectric emission is not possible. Okay. Second case, मान लो nu is greater than nu zero है तो photoelectric emission होगा with some velocity of photoelectrons. If nu is greater than nu zero, then photoelectrons moves with some velocity. ठीक है. That means kinetic energy is greater than zero रहेगी because positive रहेगी, which is possible. Hence, photoelectrons are emitted. इससे photoelectron emission होगा। लेकिन अगर न्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू न्यू जीरो तो फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट होंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन रहेगा। फाई जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू जीरो। तो वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स इमिट तो होंगे, मेटल सरफेस से बाहर निकलेंगे, लेकिन उनको एनर्जी नहीं रहेगी आगे जाने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या रहेगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक इसके ऊपर से आपको लिखनी है। उसके बाद ये भी ऑलरेडी हमने देखी है, क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बस ये एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने ऐड की है और आगे भी है थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक, वो भी देख लेते हैं। इसमें से कौन सी भी चार आप लोग लिख लो, ठीक है। ये भी हमने देखा, देखो क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस फाई जीरो। तो एच न्यू है एनर्जी ऑफ फोटोन, फाई है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। काइनेटिक एनर्जी, नॉट, हम बात नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन्स की। काइनेटिक एनर्जी की डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर नहीं। हेंस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे आना चाहिए। However, since phi 0 and h are constant, the maximum kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to the frequency. It is very important. Already देखा है। तो ये टोटल ऐसी तीन कैरेक्टरिस्टिक है। आगे भी देखते हैं क्या है। अब अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, देखो क्वांटम थ्योरी बोलती है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं मेटल से वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। ये क्वांटम थ्योरी कहती है। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इंक्रीजेस, there is a proportional increases on the number of photons incident per second on the surface. One photon can cause emission of one electron. एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन करेगा। Therefore, with the increase in the intensity of radiation, there will be increase in the photoelectrons interaction and rate of emission of electrons. इससे आपका करंट बढ़ सकता है इंटेंसिटी से, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन, जितने फोटॉन उसके ऊपर आप फॉल करोगे उतने वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। उसके बाद फिफ्थ देखो क्या है, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन फोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। As soon as the radiation is incident on the photosensitive surface, the entire energy of the photon is absorbed by the electron at once. Therefore, the electrons are emitted at a moment when light is incident on the metal surface. This explains why photoelectric emission is instantaneous. जो photoelectric process होता है वो instantaneous, बहुत fast, मतलब सडनली आप लाइट फॉल करोगे सडनली आपको करंट दिखेगा, इतना फास्ट प्रोसेस होता है। क्यों? जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हो
वो सारी की सारी एनर्जी फोटॉन्स की, जैसे आप फोटॉन्स फॉल करते हो मेटल सरफेस के ऊपर, फोटॉन्स की सभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और वो एंटायर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो इमिशन करते हैं। इसका मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेस है ये, फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करना और तुरंत पास करना, बहुत ही इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इतना एक्सप्लेनेशन देने के बजाय अगर नहीं समझ में आया तो लिख लो, दिस प्रोसेस, दिस फेनोमेनॉन इज वेरी फास्ट, इंस्टेंटेनियस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद इफ द इलेक्ट्रॉन विथ विच द इंसिडेंट फोटोन कोलाइड्स इज सिचुएटेड on the emitting surface, the electron will be ejected with the maximum kinetic energy as given by Einstein equation. इलेक्ट्रॉन जो वहां से निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तभी तो आगे फ्लो हो रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। ठीक है, इफ हाउएवर द इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ द इमिटिंग, जो सरफेस के ऊपर होते हैं, सिचुएटेड ऑन द इमिटिंग सरफेस, उनकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। लेकिन जो इंटीरियर है इमिटिंग मटेरियल के बहुत अंदर है, इट विल लूज सम एनर्जी इन कमिंग टू द सरफेस। वो सरफेस के ऊपर आते आते कुछ एनर्जी उनकी लूज होती है। ये तो तुरंत जाएंगे, इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सरफेस के ऊपर ही है ना, उनको तुरंत बाहर निकाल दिया तो वो तुरंत अपनी एनर्जी एक्वायर करके निकल जाएंगे। लेकिन जो अंदर सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स है मेटल सरफेस के, उनको ऊपर आते आते ही कुछ एनर्जी लॉस कर देंगे वो। एंड दिस एक्सप्लेन्स वाई द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद डिफरेंट काइनेटिक। और यहाँ पे निकलते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी सबकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है इसकी वजह से। ओके, दस ऑल द फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर एक्सप्लेन। ऐसे आप लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसके ऊपर ही आप 3 कैरेक्टरिस्टिक लिख दो। उसके बाद ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने 4 मार्क्स के लिए पूछा है। कौन सा? देखो, डी ब्रो हाइपोथेसिस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन क्या है, और 4 ही पॉइंट्स लिखने हैं उसके आपको। एक्सप्लेन डी ब्रो हाइपोथेसिस। उसने क्या कहा था कि वेव नेचर, मतलब हर एक पार्टिकल वेव एसोसिएटेड विद इट अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, डी ब्रो प्रपोज दैट द मूविंग मटेरियल पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी E एंड मोमेंटम P हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। कौन सा भी पार्टिकल हो जिसके पास एनर्जी E है, उसके पास मोशन है, मोमेंटम है, तो उसके पास वेव है, ऐसे उसने कहा था, एनालॉगस टू अ फोटॉन। तो उसने ही सजेस्टेड रिलेशन दिया था P इज इक्वल टू E डिवाइड बाय C, एनर्जी डिवाइड बाय वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे C क्या है? C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, E मतलब क्या? एच न्यू डिवाइड बाय C। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, एच न्यू डिवाइड बाय C है ना, तो हम क्या करेंगे, ये न्यू को नीचे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? C डिवाइड बाय न्यू होगा। C डिवाइड बाय न्यू किसका इक्वेशन है? वेवलेंथ का, तो H डिवाइड बाय वेवलेंथ, ये फॉर्मूला बनता है P का। ठीक है, उसके बाद ये न्यू जो है, न्यू क्या बनेगा? न्यू इज इक्वल टू E डिवाइड बाय H बनेगा। देखो कैसे आए, क्योंकि E का फॉर्मूला क्या होता है? H इंटू न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा? E डिवाइड बाय H। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या बनेगा? ये लैम्बडा जो है यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या है? H अपॉन लैम्बडा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या बनेगा? लैम्बडा इधर शिफ्ट करो, P इधर शिफ्ट करो, H डिवाइड बाय P। सो दैट इज इक्वल टू H डिवाइड बाय M इंटू V, मतलब P मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये अलग अलग फॉर्मूला, दो ही स्टेप्स है इनकी। P का फॉर्मूला आप डिफाइन करो मोमेंटम का, एंड उसके बाद ये फॉर्मूला डिफाइन करो न्यू का। ये मास इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं मोमेंटम का। ओके, रोटेशनल डायनेमिक्स में वगैरह वहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। देन डी ब्रो रेफर्ड टू दीज वेव्स एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल एज मैटर वेव्स। उनको मैटर वेव्स कहा था उसने। एंड द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स गिव्स बाय इक्वेशन 1, विच वन? दिस इक्वेशन H डिवाइड बाय mv इज नोन एज डी ब्रो वेवलेंथ। इसको डी ब्रो वेवलेंथ कहा जाता है, दिस लैम्बडा। यही हमने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। एंड द इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रो रिलेशन, इसी को डी ब्रो रिलेशन भी कहा जाता है। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन उन्होंने 4 मार्क्स के लिए। एक्चुअली यहाँ डी ब्रो हाइपोथेसिस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसे 2 टॉपिक्स है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आपको डेफिनेटली ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पे आपको डेफिनेटली आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, क्योंकि एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ जाए पूरा चैप्टर आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है,
तो बच्चों ड्यूअल नेचर का अभी सिर्फ हमारे पार्ट 2 के 2 ही चैप्टर्स बचे, उनके भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन सभी वीडियोस ज़रूर देखो। अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि इसकी जो PDF है ये मैं टेलीग्राम पे पेस्ट कर रही हूँ। टेलीग्राम की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है, उसके ऊपर आप लोग क्लिक करो, टेलीग्राम पे सभी आपको PDF नोट्स भी इसके मिल जाएंगे, ठीक है। उसकी डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल के आपने पढ़ाई की तो भी चलेगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।